जब आप कोई भी सामान अपने देश से बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर का पैसा आपके देश में आता है और इससे ट्रेड डेफिसिट कम होता है। और सेम बात गाड़ियों पर भी अप्लाई होती है। गाड़ियां जब देश से भारी मात्रा में बनकर बाहर जाती हैं तो ट्रेड डेफिसिट तो कम होता ही है, साथ ही साथ भारी संख्या में जॉब्स भी डेवलप होती हैं। और जब आपका देश एक बड़े स्केल वाली एक्सपोर्टिंग कंट्री बनता है तो बाहर के देशों में उसको इज्जत तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस भी मिलती हैं, जैसा कि हम चाइना और जापान के केस में देख सकते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट हमारी ही है और दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर भी हमारा देश ही है। लेकिन फिर भी जब बात आती है गाड़ियों को बनाकर बाहर भेजने की, यानी कि गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने की, तो वहाँ हमारा देश काफी पीछे दिखाई देता है। इवन थाईलैंड जैसे छोटे देश भी हमसे इस मामले में आगे दिखाई देते हैं, वो भी तब जब भारत के अंदर ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर का प्लांट लगा हुआ है, फिर वो चाहे मारुति हो या फिर मर्सिडीज। एंड इवन तो दूर से देखकर ऐसा लग सकता है कि भारत में चीप लेबर, खूब सारा लैंड और सरकार की प्लांट्स लगवाने की नियति में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट नहीं बन पाया है। लेकिन ऐसा क्यों? वही बताने के लिए तो ये वीडियो बनाई है। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आप में से 75% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और मुझे सब्सक्राइबर्स के मामले में मिलियनेयर बना दो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार मुद्दे पर आने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो ऑटो एक्सपोर्ट्स हैं ये किस देश में पहले चालू हुए और किस में बाद में, तभी हम अपने देश को ना जज कर पाएंगे बाकी दुनिया के आगे। अगर हम सबसे पहले यूएस की बात करें तो अर्ली 1900s में ही यूएस ने गाड़ियों को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया था और 1926 तक ये 4.8 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी कर चुके थे। और वैसे ही जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली जैसे देश भी अर्ली 1900 से ही गाड़ियों को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो 1957 तक जापान भी फुल फ्लेजेड एक्सपोर्ट्स के अंदर उतर गया था। हाँ, वैसे वो पहले भी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे थे, कुछ जैसे कि डैटसन और टोयोटा की कुछ कार्स, लेकिन वो छोटे स्केल पर कर रहे थे पहले। लेकिन फिर भी अगर हम इन सभी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को इंडिया से कंपेयर करें ना, तो हमें इंडिया काफी पीछे दिखाई देता है इनसे, क्योंकि 1986 वो साल था जब पहली बार इंडिया ने गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा था और वो भी सिर्फ 500 यूनिट एक्सपोर्ट करी थी मारुति 800 की, जो कि हंगरी गई थी यहाँ से। वैसे हम 1970 से भी थोड़े एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादातर टू व्हीलर्स के ही एक्सपोर्ट थे और वो भी बहुत छोटे स्केल पर। हमारे देश के अंदर 70s और 80s के अंदर जो एक्सपोर्ट्स थे वो ना के बराबर इसलिए थे क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। क्योंकि उस टाइम पर अगर आपको अपना बिजनेस भी एक्सपैंड करना था ना, फैक्ट्री को बड़ा भी करना था या फिर अलग अलग जगहों पर अपनी खुद की जमीन पर फैक्ट्री भी लगानी थी, उसके लिए भी आपको अंधाधुंध लाइसेंसेस लेने पड़ते थे और सरकार की मंजूरी अलग से लेनी पड़ती थी। और जो लाइसेंसेस थे ना वो इतने ज्यादा होते थे और इतना ज्यादा आपको घूस भरनी पड़ती थी उसके अंदर, जिसकी वजह से किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इंडिया के अंदर काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। एंड इसीलिए इंडिया के अंदर जो बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट चालू हुए थे ना, वो हुए थे 1991 में, जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई थी, तभी हो पाया था। लेकिन इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस पार्टी में इतना ज्यादा लेट था। चाइना ने भी 2000s में आकर एक्सपोर्ट्स करना चालू करा था गाड़ियों को, लेकिन चाइना बीइंग चाइना आज वो दुनिया की टॉप 3 एक्सपोर्टर कंट्रीज में शामिल है। अब चाइना ऐसा कैसे कर पाया वो आई डोंट थिंक मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। और इसीलिए एक बार फिर से हम इंडिया की तरफ चलते हैं। हमारे पैसेंजर व्हीकल्स के एक्सपोर्ट यानी कि 4 व्हीलर्स के जो एक्सपोर्ट थे वो फाइनेंशियल ईयर में 7.6 लाख यूनिट्स के थे। वहीं अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें तो हमने 42 लाख यूनिट्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करा था। यानी कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को मिलाकर हमने 5.3 मिलियन गाड़ियों को इंडिया से मैन्युफैक्चर कर बाहर भेजा था। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन एक मैट्रिक है जहां पर भारत बहुत पीछे दिखाई देता है बाकी देशों को मुकाबले, और वो है प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट रेशियो। यानी जितनी गाड़ियां आपके देश में बनती हैं उसमें से कितनी परसेंटेज एक्सपोर्ट करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ कार्स की प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट रेशियो को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले जापान की बात करूँ तो उनकी जो 50% गाड़ियां हैं ना वो एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं, और बाकी जो बची हुई 50% गाड़ियां हैं वो जापान के रोड पे चलती हुई दिखाई देती हैं। मतलब वहाँ अगर 100% गाड़ियां बन रही हैं तो उनमें से 50% वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। वैसे ही साउथ कोरिया में ये नंबर 66% है, थाईलैंड में भी ये वॉपिंग 50 to 60% के बीच में है, और इंडोनेशिया में 18% के अप्रॉक्स है। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर ये नंबर सिर्फ 13% ही है। यानी कि हमारी धरती पर बनने वाली सिर्फ 13% गाड़ियां ही एक्सपोर्ट करी जा रही हैं। वहीं जो बाकी बड़ी कार एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वहां पर ये रेशियो 60% तक पहुंच चुका है। वैसे अगर हम ये देखें कि हम कितने अमाउंट का टोटल व्हीकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस मामले में भी इंडिया बहुत पीछे है, क्योंकि इंडिया इस मामले में 21st रैंक पर आता है ग्लोबली। जर्मनी जो व्हीकल एक्सपोर्ट्स के मामले में नंबर 1 पर आता है, उसने 2024 में 157 बिलियन US डॉलर वर्थ की गाड़ियां एक्सपोर्ट करी थी, और इंडिया ने सिर्फ 14 बिलियन US डॉलर तक की। और ये जो इंडिया का 13-14 बिलियन US डॉलर तक का एक्सपोर्ट है ना, इसमें भी गिने चुने ब्रांड्स ही ऐसे हैं जिनका योगदान बड़ा है। बाकी ब्रांड से बहुत कम गाड़ियां बेची हैं बाहर। जैसे अगर हम कार्स के मामले में बात करें तो टोटल कार्स के एक्सपोर्ट में 42% योगदान सिर्फ मारुति सुजुकी का था। फिर उसके बाद हुंडई आती है 24% के साथ, और फिर किया आती है 7.8% के साथ, यानी कि जो कि अगेन हुंडई का ही ब्रांड है। और उसके बाद जो थोड़े थोड़े एक्सपोर्ट्स हैं वो बाकी कार मेकर्स ने करे हैं इंडिया से।
वैसे ही अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो बजाज ऑटो एक ऐसी कंपनी है जिसने 40% कंट्रीब्यूशन करा है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट्स में, और 26% जो कंट्रीब्यूशन है वो टीवीएस का रहा है जो कि सेकंड पे आती है। और इन दोनों के बाद बाकी टू व्हीलर ब्रांड्स आते हैं जिनका एक्सपोर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है। यानी कि कुछ गिने चुने ब्रांड्स को छोड़कर जो बाकी के ब्रांड्स हैं ना, वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं हमारे देश से। मैं मानता हूं कि इंडिया के अंदर बाहर से ज्यादातर आने वाली गाड़ियां फेल हो जाती हैं और इंडिया के अंदर इंडिया स्पेसिफिक गाड़ी बनाकर ही बेचनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ब्रांड्स चाहें तो वो गाड़ियां यहां पर बनाकर बाहर बेच सकते हैं। वो इंडिया को अपना एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सस्ती लेबर, वास्ट लैंड्स और रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। और ऐसा ही कुछ थाईलैंड के साथ भी है, और इसीलिए थाईलैंड एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बना हुआ है कई सारे ब्रांड्स के लिए। लेकिन ऐसा इंडिया के साथ नहीं हो पाया, और ऐसा ना होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है भारत में बिजनेस करने की मुश्किलें। इसे ना मैं आपको पॉस्को नाम की कोरियन कंपनी की एक केस स्टडी से समझाता हूँ। ये जो कंपनी है ये मिड 2000s में उड़ीसा के अंदर लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर का स्टील प्लांट लगाना चाहती थी। पॉस्को ने जून 2005 में उड़ीसाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पैक्ट भी साइन करा था स्टील प्लांट लगाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी 12 मिलियन टन के आसपास होती एनुअली। लेकिन 2005 से लेकर 2015 तक यानी कि 10 सालों तक भी पॉस्को का ये प्लांट इंडिया के अंदर नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया के रेगुलेटरी हर्डल्स और लैंड एक्विजिशन को लेकर डिलेज की वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग 10 साल तक चालू ही नहीं हो पाया, और फाइनली इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया चालू होने से पहले ही। 2005 में आने वाला पॉस्को का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता फ्रॉम वन कंपनी, जिससे कि ओडिशा में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा जनरेट होती, वहां पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती और ना वहां की गरीबी कम होती। लेकिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया में रेगुलेटरी हर्डल्स, करप्शन और लोकल लोगों के प्रोडक्ट्स की वजह से कई कंपनीज इंडिया में बड़ी एंट्री लेने से डरती है, और अगर आती भी है तो डोमेस्टिक कंपनीज के साथ मिलकर यहाँ पर काम करना चाहती हैं। इंडिया में जो पेपर वर्क है वो भी बहुत ही ज्यादा पेनस्टेकिंगली लंबा होता है, और इसीलिए ईबीडी रैंकिंग में यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया आज भी 63rd रैंक पर है। वैसे बहुत ऊपर आ चुके हैं हम पहले से, क्योंकि 2014 में तो ईबीडी रैंकिंग में हम 142nd रैंक पर थे 190 कंट्रीज में से। सोचो कितने पीछे थे हम, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा ऊपर आए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की है। उसके हिसाब से ना ये नंबर बहुत ज्यादा कम होना चाहिए था। 63 रैंक को भी मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूं आज के हिसाब से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कई पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि किसी देश में बिजनेस करना कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में ही 53 डेज लग जाते हैं, और इंडिया में इस काम को करने के लिए 4 प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ये काम हो पाता है। और ऐसे ही कई और भी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो इंडिया के व्यापारी है ना, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर आपके लिए वरदान बन के आया है ओडू कम्युनिटी डेज 2025। अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक बिजनेस करना चाहते हो तो इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अकाउंटिंग, सोशल, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स जैसे कई टास्क के लिए टूल्स आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और यही ओडू ऑर्गेनाइज कर रहा है कम्युनिटी डेज 2025, जो कि ऑर्गेनाइज करा जा रहा है 13th and 14th ऑफ अगस्त महात्मा मंदिर गांधीनगर में, जिसकी जो एंट्रीज है वो बिल्कुल फ्री होने वाली है। यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा अटेंडीज को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिनके साथ आप नेटवर्किंग कर पाओगे। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा एक्सपर्ट टॉक्स और लाइव डेमोस को अटेंड करने का मौका मिलेगा। इन्फ्लुएंसर टॉक्स और गेस्ट सेशंस भी रखे गए हैं। ओडू 19 यानी कि ओडू के नए वर्जन के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर, और 200 से भी ज्यादा बूथ्स लगाए जाएंगे और आप रियल बिजनेस से सीख पाओगे। नेटवर्किंग के साथ साथ यहाँ पर आप अच्छा फूड, कॉन्सर्ट और आफ्टर पार्टी को भी एंजॉय कर पाओगे। आप चाहो तो मास्टर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 11 और 12 अगस्त को हो रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, उस पर जाकर क्लिक करो, क्योंकि बॉस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ना, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अपने साथ अपने इंटरेस्टेड दोस्तों को भी इस इवेंट पे लेके जाओ। मेरी वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दो उनको भी। एंड डोंट मिस द बिगेस्ट टेक इवेंट इन इंडिया। तो चलो अब वीडियो में वापस आते हैं। अच्छा, यही जो हमारे देश के अंदर बिजनेस करने में मुश्किलें हैं ना, इन्हीं की वजह से जो ब्रांड्स हैं वो एकदम से इंडिया के अंदर बड़े लार्ज स्केल पर धंधा नहीं जमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टेस्ला की बात भी कर सकता हूँ। अभी वो इंडिया के अंदर अपनी गाड़ियां लेकर आए हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी लगा सकते थे। मानता हूँ कि उनकी बहुत सारी गाड़ियां इंडिया के लिए रेलिवेंट भी नहीं है, लेकिन जैसे वो चाइना के अंदर अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उनकी फैक्ट्रीज को, वैसा इंडिया के अंदर भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, और उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब बेशक ज्यादातर ब्रांड्स इंडिया को अपना एक्सपोर्ट हब बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो ब्रांड्स कई सालों से यहाँ पर धंधा जमाए बैठे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी कई गाड़ियां ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं बिकती हैं लेकिन इंडिया से बाहर जाती हैं। जैसे कि टोयोटा की बेल्टा, जो कि मारुति सुजुकी सियाज का रीब्रांडेड वर्जन है। हाँ, वही गाड़ी जो फिलहाल इंडिया के अंदर बंद हो चुकी है, लेकिन जो टोयोटा वाला रीबैच वर्जन है ना, वो अभी भी एक्सपोर्ट करा जा रहा है। ऐसी एक और सिमिलर सेडान है निसान की सनी, जो इंडिया के अंदर तो बंद हो चुकी है, लेकिन शायद से इंडिया के बाहर अभी भी जा रही है वो। इंडियन ब्रांड्स की बात करूँ तो जो महिंद्रा का स्कॉर्पियो गेटअवे पिकअप है ना, वो इंडिया में कभी भी नहीं बिकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाता है यहाँ से। ऐसी अगर मैं सुजुकी की बात करूँ तो वो भी यहाँ से जिमनी 3 डोर बाहर बेचते हैं।
बेशक वो जिमनी 5 डोर इंडिया के अंदर बेचते हैं, लेकिन जिमनी 3 डोर को यहाँ से बनाकर बाहर भेजा जाता है। अगर फिर से महिंद्रा की बात करूँ तो KUV 100 एक ऐसी गाड़ी है जो इंडिया में तो बहुत टाइम पहले बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ सालों तक ये बाहर की मार्केट में बिकती रही थी, खासकर साउथ अफ्रीका में जाती थी। अब ये तो उन गाड़ियों की बात हो गई जो हमें देखने को नहीं मिलती है इंडियंस को, यानी कि। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करूँ तो हुंडई की वर्ना और सुजुकी की बलिनो 2 ऐसी कार्स हैं जो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करी जाती हैं। देखो, मैं एक्सपोर्ट्स की चर्चा इसलिए इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ AI जॉब्स को रिप्लेस करने में लगा पड़ा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज भी कई देशों में अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ाई करने में मदद कर रही है लोगों को। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारी GDP में, वो 7% तक का है। इंडिया का ऑटो सेक्टर 30 से 40 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि कंपनीज इंडिया के अंदर इतने लोगों को डायरेक्टली पे स्केल पर रखती हैं। वहीं जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो 4 करोड़ है। 4 करोड़ लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं इन ऑटोमोबाइल कंपनीज की वजह से, यानी कि किसी भी तरीके से मैकेनिक वगैरह, टायर शॉप्स वगैरह, किसी भी तरीके से अगर आप देखो तो 4 करोड़ लोग ऐसे हैं। इंडिया में ऑटो सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा सहायता और बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव और ह्यूमन लेबर इंटेंसिव है अगर हम बाकी किसी भी सेक्टर के मुकाबले कंपेयर करके देखें तो। और इस इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप की लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन को अट्रैक्ट करता है। ये देश की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करता है और बाकी बाहर के देशों की भी। और भारत एक आइडियल देश है बड़ी कंपनीज के लिए, जहां पर वो हमारे देश को अपने एक्सपोर्ट हब की तरीके से भी यूज कर सकती है अगर वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पर बेचना नहीं भी चाहते तो। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस बात का कि हमारे देश के अंदर जो बिजनेसेस धंधा करने आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काम करना आसान हो, ताकि हम भी बाहर का पैसा अपने देश के अंदर लेकर आ सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो को छोड़ के जाने से पहले यार एक काम और कर लो, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है उसको भी फॉलो कर लो। आप में से बहुत कम लोग फॉलो करते हो, वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी रील्स डाल रहा हूँ यार, उनकी रीच भी बहुत ज्यादा अच्छी है यार, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन फॉलोअर्स बहुत कम है। आप फॉलो करोगे तो यार मुझे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फील होगा ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़ना यार। हमें एक्सपोर्ट मार्केट बनना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है, बड़ी वाली। ठीक है, थैंक यू।